जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग। यानी कि कैपिटलिज्म की जो फतूहात हैं, वो कमर्शलिज्म आप उसको वाह कह वाह लीजिए, वाह, क्या आप उसको खूबसूरत लफ्ज़ है। कंज्यूमरिज्म कह लीजिए। और सुर्ख और सब्ज की तकसीम जो है वो कहीं ख़त्म होके पीटीआई के झंडे में जमा हो गई है। नई नस्ल बिल्कुल उसके साथ अलाइन है। ऐसे दस्तूर को वो सुबह मशहूर बेनूर नज़्म है को। उनकी। फिर मैं जिक्र कर रहा था कि इकबाल का एक फ़ारसी कलाम, वो अज़ ख्वाब गिरां ख़ेज़ ख्वाब गिरां ख़ेज़, ये आपके सेंट्रल एशिया सेंट्रल में एशिया में, उनका ईरान में। उनका इनकलाबी तराना है, आज भी वो वहाँ गाया और पढ़ा जाता है। इन किताबों जो कागज़ों के ऊपर जिसको गुलजार कहता है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारियों के शी, तो क्या किताबें वाकई झांकती रह जाएंगी अब? फिर वो उस किताब की खोज करते हैं, खोज करने की सूरत में कहीं ना कहीं उनको मिल जाती है और घर पे डिलीवर भी हो जाती है। बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो मार्केट से गायब हो चुकी थी, वो बहुत से पब्लिशर्स ने रीप्रिंट की हैं उनकी डिमांड की वजह से, और वो डिमांड सोशल मीडिया की वजह से क्रिएट हुई है। जब डिमांड क्रिएट होती है तो आप देखें पिछले 5 सालों में जितने आलमी कुतुब के उर्दू में तराजिम हुए हैं, वो शायद पिछले 25-30 साल में नहीं हुए। हमेशा रीडिंग जो है वो रिलीफ देती है, लेकिन पीडीएफ पढ़ने में आप थोड़ी देर में थक जाते आंखों हैं, पर स्ट्रेन आता है। स्ट्रेन आता है। कागज़ी किताब का जो लम्स है ना, और जो आपका उसका हाँ बसरी ताल्लुक़ है, उसका कोई मुतबादिल अभी तक नहीं है। शायद साहब, आपका जो सफ़र अदब व सहाफ़त है, इसकी इब्तदा कहाँ से होती है? देखिए, सच्ची बात यह है कि बहुत ज़्यादा मुतय्यन अंदाज़ में अगर मैं बयान करने की कोशिश करूँ, बहुत बचपन में मुझे जाना पड़ेगा और मैं वहाँ घूमते घूमते गुम हो जाऊँगा। लेकिन बहरहाल वो इंसान की शख्सियत का जो इब्तदाई दौर, ख़ास तौर पे उसमें कुछ चीज़ें ऐसी उसी वक्त आपके दाखिल से भी होती हैं और आपके बाहर से भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपके समत की कहीं ना कहीं तयन कर रहे होते हैं उसका। यूँ है कि बचपन में एक तो मुझे मौका मिला अखबारात में काम करने का मुख्तलिफ़ हैसियतों से, यानी बहुत कितनी स्कूल उम्र लाइफ होगी में। उस यानी वक्त? मैं उस वक्त स्कूल में था, यानी मैट्रिक के ज़माने से। पहले तो किताबें पढ़ना, बच्चों की कहानियाँ पढ़ना, फिर अखबारात पढ़ना, फिर अखबारात में लिखने की कोशिश करना और फिर उसमें कामयाब होना। मुझे याद है कि 1988 में जब ये IGI बनी थी, तो उस वक्त मैं हैदराबाद में होता था। इलेक्शन आए और एक तरफ IGI और एक तरफ पीपल्स पार्टी, तो उसमें हम फितरी तौर पे IGI के साथ थे। और जब वो IGI सिर्फ पंजाब में इलेक्शन जीती, उस वक्त मरकज़ में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन गई थी, तो वहाँ मुकामी सतह पे, शहरी सतह पे एक प्रोपेगेंडा था, ख़ास तौर पे या सूबाई सतह पे इवन, कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने वोट पंजाब में तासुब फैला के और पंजाबीज़म की बुनियाद पे लिए। वो एक नारा भी उस वक्त लगा था, पंजाबी कार्ड खेला गया है। जी, पंजाबी कार्ड खेला गया, जाग पंजाबी जाग का एक नारा नवाज हाँ, शरीफ साहब ने कहीं लगा दिया था। जाग पंजाबी जाग जाग तेरी पग नूं लग गया दाग। वाह वाह। तो वो शाम का एक बड़ा मशहूर अखबार था, कौमी अखबार इलियास शाकिर साहब का, उसमें मैंने उसका रिबर्टल लिखा था उर्दू में, एक आर्टिकल, और वो शाया हुआ और उसके फ्रंट पेज पे उसका बताया गया कि अंदर ये आर्टिकल भी मौजूद है। ये आपकी पहली तहरीर थी? ये मेरी पहली तहरीर जो किसी अखबार में शाया हुई थी। जाहिर सी बात है, वो मैं शायद उस वक्त मैट्रिक में था, तो वो बहुत अच्छा लगता था, बड़ी खुशी होती थी और बड़ी हौसला अफजाई भी हुई। तो उसके बाद फिर अखबारात के साथ वाबस्तगी मुख्तलिफ अंदाज से रही, टेक्निकल साइड पे भी कुछ रहा, लिखने लिखाने का भी रहा, वॉलंटियर भी मैं करता रहा। और जहाँ तक दूसरी आपने बात की अदब का, तो उसके साथ मेरा ताल्लुक़ सच्ची बात है कि अदब का या शायरी का एक संजीदा कारी का ज़्यादा रहा, शौक़ का मामला रहा। उसमें कोई बाकायदा आप उसको मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं कोई अदीब हूँ, जिसे सिक़ा अदीब कहते हैं, लेकिन शौक़ था और मुताला बेतहाशा उस ज़माने में किया। जितना उस ज़माने में किया वो शायद अब मुमकिन नहीं होता, लेकिन अब ये अंदाज़ा होता है कि उस ज़माने की चीज़ें पढ़ी हुई कॉलेज लाइफ की, जवानी की, वो आज बहुत काम आती है। आपका जो फितरी मैलान है राइट विंग की तरफ, कभी आपने उसको रिकन्सिडर किया है? अच्छा, मैंने इसको बहुत ज़्यादा कोई उन्वान देके कि ये लेफ़्ट है और ये बहुत राइट है, उस तरह से चीज़ों को एनालाइज़ करने की कोशिश नहीं की। वो जो आपने फितरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, वो बहुत मुनासिब है कि फितरी तौर पे आप आज़ादाना तौर पे चीज़ों को जिस तरह से महसूस कर रहे होते हैं, बग़ैर उसको ठप्पा लगाए या बग़ैर टैग किए, अपने अंदाज़ में पूरे इखलास के साथ चीज़ों को आप मुखातिब करते हैं, उनको देखते हैं, उसका तज्ज़िया करते हैं, उस पर राय बनाते हैं। वो सही हो सकती है या गलत हो सकती है, लेकिन उसमें कोई ज़बरदस्ती का शऊरी तासुब या किसी एक तरफ जाने की शऊरी कोशिश, वो मैंने कभी भी नहीं की। तो वो जो कुछ भी सफ़र रहा, उसमें बहुत से मराहिल आए। एक बड़ी पिक्चर में तो आप राइट विंग कह सकते हैं उसको, लेकिन जब उसके अंदर जाके जुज़ियात में हम बात करते हैं,
तो उसमें इतना भी फ़र्क आता है कि बहुत से ऐसे अफराद जिनको आप कोट अनकोट राइट विंग कहते हैं, वो शायद मुझे अपना मुखालिफ समझते हो। तो ये एक बिल्कुल फितरी अंदाज में चीज़ें चलती रहीं और मैंने चलने दी हमेशा, और बग़ैर किसी तासुब के पूरी संजीदगी और पूरे अखलास के साथ अपनी राय को हमेशा बनाया और बनने दिया। अब जहाँ आप पहुँचे हैं, आपने पब्लिशिंग शुरू कर दी और फिर बहुत बड़ा नाम कमाया पब्लिशिंग में भी। एमल बुक्स आपकी जो है इस वक्त एक बड़ा इदारा है, मुख्तलिफ एग्ज़िबिशन्स में हम देखते हैं, एक्सपोज में देखते हैं। वैसे आपने बड़े बड़े लोगों की किताबें शाये की हैं, उनका स्वाने उमरी के ऊपर काम किया है। तो आप समझते हैं उसमें लेफ़्ट के लोग भी शामिल हैं, जिनको जो नॉन लेफ़्ट के लोग होते हैं। क्या आप समझते हैं कि सुकूते अफ़गानिस्तान से, यानी अफ़गानिस्तान से रशिया के फ़रार के बाद फिर भी अभी राइट और लेफ़्ट की तकसीम मौजूद है, या कोई ऐसी चीज़, ऐसे कुछ अफराद आ गए हैं जो राइट लेफ़्ट की बजाय राइटियस होने का या इंसान दोस्त होने का इस तरह के नारे लेके सामने आए हैं, और सुर्ख और सब्ज़ की तकसीम जो है वो कोई ख़त्म होके पीटीआई के झंडे में जमा हो गई है? क्या कुछ ऐसा आपको महसूस करते हैं कभी? अच्छा देखिए, ये जो तब्दीलियाँ आई हैं हमारी कौमी सतह पे भी और ख़ास तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पे, अब ये नज़रियाती सियासत का दौर उस तरह से नहीं रहा। यानी कि कैपिटलिज़म की जो फतूहात हैं, वो कमर्शलिज़म आप उसको कह लीजिए, आप उसको कंज्यूमरिज़म कह लीजिए, उसमें इंडिविजुअलिज़म आ जाता है, लिबरलिज़म आ जाता है, सेकुलरिज़म आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों ने माशरे की और जिस तरह से फ़िक्री और अमली तश्कील की है, उसमें सच्ची बात है कि नज़रियात खा वो एक तरफ के हों या दूसरी तरफ के हों, वो अमलन बिल्कुल गैर मुअस्सर होकर रह गए हैं। और आपकी या हमारी नस्ल के लोग जो पुरानी एक रिवायत को लेकर चल रहे थे किसी भी हवाले से, लेफ़्ट या राइट, वो उनकी हद तक तो वो एक उनका एक रुमान है, वो रुमान के साथ वाबस्तगी और उसके कुछ असरात वो तो नज़र आते हैं। आपकी हमारी गुफ्तगू में ये इस्तिलाहात भी नज़र आती हैं। लेकिन आज की नस्ल, नौजवान नस्ल जो इस वक्त टीन में है, 18 में है, 19 में है, या इवन 20s वाले भी, बल्कि बहुत हद तक 30s वाले भी, वो बिल्कुल अजनबी हैं इससे, वो एलियनेटेड हैं। उनके लिए इन बातों की सिवाय एक बुकिश वैल्यू के या माजी के एक हवाले के तौर पे अगर वो स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं, तो वो एक रेफरेंस उनका बनता है। लेकिन उनकी अपनी अमली ज़िंदगी में, अमली एतबार से भी और नज़रियाती एतबार से भी, ये इस्तिलाहात बस एक नाम ही है कि कोई अमली वक़्त या वैल्यू रह नहीं गई। अब डायनेमिक्स मुख्तलिफ हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, ज़िंदगी के तकाज़े कुछ और हैं, उनके रुमान कुछ और हैं, उनके गोल्स कुछ और हैं, उनको माशरा और समाज किसी और तरफ लेके जा रहा है और वो बहुत तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं और बहुत आसानी महसूस करते हैं उसमें। वो शायद अदब और एहतराम में आपको हमारे सामने कुछ ज़्यादा बात ना भी करते हों, लेकिन अपने जहन में वो अपने वक्त के हिसाब से, अपने असर के हिसाब से वो बिल्कुल यकसू हैं कि उनको कहाँ जाना है, उनको किस तरह से सोचना है, उनकी ज़िंदगी के मकासद क्या हैं। वो बहुत कमर्शलाइज़ हैं, बिल्कुल ठीक बात है। वो जो कहते हैं ना, गालिब तहज़ीब कि जो उनकी जो वैल्यू सिस्टम होता है या उनका जो नज़रिया हयात होता है, वो ज़िंदगी के हर पहलू पे असरअंदाज हो रहा होता है, और हमारी नई नस्ल बिल्कुल उसके साथ अलाइन है। सही या गलत की बहस अपनी जगह, लेकिन ये एक इतनी बड़ी हकीकत है जिसको शायद हमारा दानिश्वर या आपके हमारी उम्र के लोग अभी तक न सिर्फ ये कि समझ नहीं सके, बल्कि वो बाद का चिढ़ के और गुस्से में आके अपनी वैल्यू सिस्टम के हवाले से उसको एनालाइज़ करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं, उस पर गुस्सा भी करते हैं, उस पर सीना कोबी भी करते हैं, उस पर अफसोस भी करते हैं, लेकिन कभी उसके साथ कनेक्ट हो के उनके फ्रेमवर्क में रह के उनको समझने की कोशिश नहीं की। ये है असल प्रॉब्लम। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, ये डिस्कनेक्ट रहेगा। आप बिस्मिल अज़ीमाबादी की जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आप लोगों को, नौजवानों को कोर्स में गाता हुआ देखते हैं, वो जो वहाँ के कम्युनिस्ट एलिमेंट है, और फिर जब आप देखते हैं कि फैज़ का कलाम जो है वो फैज़ अमन मेले में यहाँ पर नौजवान जो है वो पढ़ते हैं, खुसूसन वो हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, तो आपको महसूस नहीं होता कि अभी लेफ़्ट तो अपनी जगह मौजूद है, लेफ़्ट अपील भी कर रहा है यूथ को। यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ग्रुप्स में इकट्ठे होके, भले वो गवर्नर साहब की आशीर्वाद से ही हो, लोग जो हैं वो ये जो बिस्मिल अज़ीमाबादी है उसका कलाम पढ़ते हैं,
तो आपको महसूस नहीं होता कि अभी राइट शायद अपनी जगह से हट गया है और लेफ़्ट जो है वो अपनी जगह उसी तरह मौजूद है? हालांकि लेफ़्ट का मर्डर हो चुका है कैपिटलिज्म के हाथों, गोरबाचोव के हाथों। 1979 की जो वापसी है अफ़गानिस्तान से, वापसी के बाद जो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं उनकी आज़ादी के बाद हम ये समझते हैं, यानी जनरल पब्लिक ये समझती थी कि लेफ़्ट अब लपेटा गया है, लेकिन हम देखते हैं कि लेफ़्ट का फिर अरूज है और कैपिटलिज्म के रद्द अमल में है। मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरा सवाल कुछ लंबा हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या राइट अपनी जगह से हट गया है और लेफ़्ट अपनी जगह पे उसी तरह खड़ा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में आप ये देखिए कि कैपिटलिज़म या कमर्शियलिज़म, मसलन अगर आप प्योर बिजनेस टर्म्स में बात करें तो मार्केट की डायनेमिक्स को आप देखिए कि एक बड़ी मल्टीनेशनल आती है, वो अपना एक ब्रांड लॉन्च करती है। अब उसको पता है कि इस ब्रांड के मुकाबिल भी कोई ना कोई ब्रांड आएगा, अगर आज नहीं तो कल आएगा। लिहाजा वो उस सेगमेंट को कैप्चर करने के लिए अपना ही एक और ब्रांड लॉन्च करके रखती है, और एक और नहीं, बाज़ों का 2 और 3 होते हैं। वो मुख्तलिफ़ नामों से होते हैं, उनका कंपटीशन भी होता है, बाज़ार में वो एक दूसरे को कम्पीट करके अपनी जगह बना रहे होते हैं, लेकिन एक बड़ी तस्वीर के अंदर दोनों बेसिकली एक ही उसको सर्व कर रहे होते हैं। तो नज़रियाती तौर पे भी यही है कि कैपिटलिज़म ने अपनी मुखालिफ आवाज़ को उस तरह से दबाने की ज़रूरत महसूस नहीं की, बल्कि एक हद तक वो उसको सपोर्ट करता है, लेकिन वो मेक श्योर करता है कि ये उसको कोई जौहरी नुकसान ना पहुंचा सके, और ऐसा होता भी नहीं है। अब अगर ये जो आपको लेफ़्ट की आवाज़ें अमेरिका में नज़र आती हैं, और लेफ़्ट को आप छोड़िए, वैसे ही कैपिटलिज़म के ख़िलाफ़, यानी नोम चॉम्स्की जैसे अफराद को वहाँ पे एक बहुत बड़े दायरे में इजाज़त है बात करने की, यकीनन उनकी रेड लाइंस हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमने जब दानिश टीवी शुरू किया था इंग्लिश चैनल, तो पहला इंटरव्यू हमने चॉम्स्की साहब का किया, और उसमें कहीं हल्के से उन दोनों कोविड की बात चल रही थी और कोविड वैक्सीन पे एक सवाल आया, तो उन्होंने ये वैक्सीन के ख़िलाफ़ एक पूरी जिसको हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कुछ लोग कहते हैं, वो एक आवाज़ थी, एक पूरी वहाँ यूरोप में भी थी, तो वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, और फिर मैंने कोशिश की कि दोबारा उनसे वक्त लेके और उस पर्टिकुलर मौजू पे ज़रा तफसील से बात की जाए। तो उनको हमने रब्ता किया और उनको याद दिलाया कि आपने ये बात की थी, हम इस पर ज़्यादा तफसील से बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसको टाल दिया, बल्कि एक हद तक अपनी उस राय से रुजू किया। तो वहाँ जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि चीज़ें जितनी हमें नज़र आ रही होती हैं, और ये जो आज़ादी की नीलम परी है, इसकी भी एक लिमिटेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लेफ़्ट की आवाज़ यहाँ पे आ रही है, तो आप ये देखें कि फैज़ मेले के स्पॉन्सर सबसे ज़्यादा ये हमारे कैपिटलिस्ट दोस्त ही होते हैं, उनकी कंपनियाँ ही होती हैं। तो ऐसे लेफ़्ट से, ऐसे इनकलाबी नारों से, जिससे किथारसिस तो होता हो, लेकिन कम से कम कैपिटलिज़म को कोई ख़तरा महसूस नहीं होता। बाल बनों ने गई और खूब गई, और उसके बाद इस मुल्क के नौजवानों ने भी गई। हमारी पीटीआई ने भी उसके वज़न पे एक मैं देखूंगा, हाँ मैं भी देखूंगा, एक शायरी नई करवाई, उसके ऊपर अपना इलेक्शन कैंपेन का स्लोगन बनाया। सर, एक ये फैज़ साहब की बेटी ने पिछले दिनों ये कहा है कि मेरा बाप मुल्हिद नहीं था, मेरा बाप 82 में जब गांव गया उसने मस्जिद बनवाई। तो ये राइट लेफ़्ट में ये जो मैं बात कर रहा था पहले, जिससे हम शुरू हुए थे, तो क्या इसका पस मंज़र क्या था और ये हमने उसको कैसे कंसीव किया? देखिए, जहाँ तक फैज़ साहब का ताल्लुक़ है, तो मैं अर्ज़ करूँ कि फैज़ साहब एक तो वो हाफिज़ कुरान थे, गालिबन 10 पारे हिफ्ज़ किए थे, मुकम्मल नहीं हो सके। वाह। और एक ज़माने में इफ्तिखार आरिफ साहब के साथ एक इंटरव्यू में जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपकी ज़िंदगी में कोई पछतावा या कुछ ऐसी चीज़ को क्या है, तो मुझे याद पड़ता है कि शायद 2 बातें की थी, उनमें से एक ये थी कि मैं हिफ्ज़ मुकम्मल नहीं कर सका था। एक तो ये चीज़ ज़हन में रखिए, फैज़ साहब ने कहा, फैज़ साहब इफ्तिखार आरिफ साहब के, जी बिल्कुल, ये मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। फिर दूसरा ये है कि वो एमए अरबी थे, बल्कि शायद कुछ अर्सा अरबी पढ़ाई भी उन्होंने, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे जी। तो मुल्हिद कहना तो बहुत ज़्यादती है, ये तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात करनी भी चाहिए। लेफ़्ट के नज़रियात उनकी अपनी जगह, और लेफ़्ट के नज़रियात का कोई लाजमी ताल्लुक़ इस्लाम के साथ तसादुम का नहीं बनता, वो हम बना लेते हैं अपने सियासी पस मंज़र में। और वो जिस नज़्म की आप बात कर रहे हैं, इकबाल बेगम, उसकी लफ्ज़ियात देखिए आप, उसकी तिलमियात देखिए, उसकी सौतियात देखिए, तो वो पूरी आपको कुरान की एक सूरत, गालिबन सूरह ज़िलज़ाल है, वो आपका उसका परताव नज़र आएगा। और न सिर्फ ये, बल्कि चूँकि देखिए नज़्म का एक उन्वान होता है, गज़ल का उन्वान नहीं होता। आप मशहूर शेर के एक मिसरे से उसको याद कर लेते हैं अमूमन, लेकिन नज़्म को तो शायर ख़ुद एक उन्वान देता है, कोई नज़्म बग़ैर उन्वान के नहीं होती।
तो उस नज़्म का उन्वान आज तक सामने नहीं आता। आपने भी अपने सवाल में यही कहा कि वो हम देखेंगे तो उसका एक मिसरा है, वो उन्वान नहीं है। उसका उन्वान सूरह रहमान की एक आयत का टुकड़ा है। और आप सितम ज़रीफ़ी देखिए कि शायद आप अपने आप को राइट का कहते हैं, तो हमारे जो राइट के दोस्त हैं बेशतर लोग वो भी उससे आगाह नहीं हैं। दूसरी तरफ वालों ने तो उसको छुपाया या मिटाने की कोशिश की, उसका जिक्र नहीं करते। तो बात यह है कि जो जेन्युइन आवाज़ होती है, जो दिल से निकलती है और दिल में उतरती है, और नौजवान नस्ल की ख़ास तौर पे वो उमंगें, वो नज़रियात, वो रुमान, वो जो दौर होता है जिसमें तब्दीली की ख्वाहिश जन्म लेती है और इनकलाबी रूह किसी न किसी सतह पर कहीं ना कहीं बेदार होती है। अब वो कितनी बरूकार आती है और कितनी नतीजा खेज़ होती है वो एक अलग बात है, लेकिन उनको ऐसी ही शायरी सूट करेगी, खा वो फैज़ की हो, खा वो इकबाल की हो। अब इकबाल की वो फारसी यूथ की बात कर रहा हूँ डेफिनेटली, या इनकलाबियों की बात कर ले जिनका दिल कम अज़ कम जवान होता है। मैं एक माँ पारा सफदर का एक मैंने क्लिप देखा है अभी पिछले दिनों। उसमें उन्होंने फरीद पराचा साहब की जो किताब है स्वाने याब जो उन्होंने लिखी है, उसमें बात करते हुए उन्होंने बताया कि पराचा साहब ने उसमें लिखा है कि सरगोदा के 1964 जस्टिस कार्निलस ने जब जमात इस्लामी से पाबंदी हटाई तो उन दिनों ही मोहतरमा का इलेक्शन जो है, मोहतरमा फातिमा जना का, वो आ गया सामने। पहला इलेक्शन था और सदर बामुकाबला मादरे मिल्लत। तो जमात ने मादरे मिल्लत की हमायत का ऐलान किया जो लोगों को यकीन नहीं था या तवक्को नहीं थी। तो उन्होंने पराचा साहब ने उसमें बताया कि सरगोदा के एक जलसे में मौलाना सदारत कर रहे थे और हबीब जालब जो हैं वो ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर मशहूर नज़्म है उनकी, वो ये पढ़ रहे थे। जब इनकलाब होता है तो फिर उसमें तो राइट लेफ्ट की तकसीम ख़त्म हो जाती है, जब इस तरह कहीं बहुत बड़ा तसादुम आ जाए। जी शायरी तो देखें इंसान के जज्बात का इजहार है, वो उसको आप ठप्पा नहीं लगा सकते। आपके काजी हुसैन अहमद साहब कितना पढ़ा करते थे फैज़ को और पसंद करते थे, वो तो सबको मालूम है। फिर मैं जिक्र कर रहा था कि इकबाल का एक फ़ारसी कलाम वो अज़ ख्वाब गिरां खेज़ ख्वाब गिरां खेज़, ये आपके सेंट्रल एशिया में उनका इनकलाबी तराना है, आज भी वो वहाँ गाया और पढ़ा जाता है। तो शायरी का मामला तो ये है, शायरी की तो अपनी आवाज़ होती है, आप उसको किसी नज़रियाती फ्रेमवर्क के साथ फिक्स करके नहीं देख सकते और ना ही देखा जाना चाहिए। आज का शायर क्या कर रहा है? आपने किताबें भी, शोरा की किताबें भी छापी हैं, तो आज का शायर क्या कर रहा है? नौजवान शायर वसी शाह है हमारे पास, सादुल्ला शाह है हमारे साथ, कुछ और। अच्छा देखिए, ये जो आपने चंद नाम लिए या इस तरह के और भी बहुत से नाम लिए जा सकते हैं, ये वो हैं जो नई नस्ल में मकबूल शायर, और सबसे ज़्यादा मकबूल जज्बा वो इस उम्र में शायर रुमान का होता है। तो उन्होंने उसको तैयार किया और उसको अपना टूल बनाया और मकबूलियत हासिल की। फिर उसमें कमर्शियल एंगल भी आ जाता है, ज़ाहिर सी बात है, ऐसी चीज़ों को प्रमोट भी किया जाता है, डिजिटल मीडिया की वजह से और आ गया। जी बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए कि अभी मसलन ये जो पीटीआई के साथ जो कुछ वो पूरी एक एपिसोड पिछले 2 साल में चली है, इसमें अगर कोई आवाज़ उठी है तो वो जो शायर थे हमारे आज़ाद कश्मीर के, जिनको अगवा भी कर लिया गया, तो उस तरह की आवाज़ें भी सामने आती हैं। तो वो भले को उस तरह से मकबूल ना हो, बहुत ज़्यादा वो फैंसी ना हो, टीवी पे या सरकारी टीवी पे उनको ना लाया जाता हो, लेकिन ऐसी आवाज़ें भी मौजूद होती हैं माशरे में और अभी भी मौजूद हैं। शाहिद भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पब्लिशर हैं, बहुत आपने किताबें छापी हैं, मज़ीद आपके पाइपलाइन में भी होंगी, लेकिन पीडीएफ की मौजूदगी में, डिजिटल मीडिया की मौजूदगी में, ये जो रीडर है और स्पेशली एआई आने के बाद, इन किताबों जो कागज़ों के ऊपर, जिसको गुलजार कहता है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारियों की, तो क्या किताबें वाकई झांकती रह जाएंगी अब? असल में देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि जब हम लफ्ज़ किताब कहते हैं, पिछली सदी या 2-3 सदियाँ ये हमने किताब की सूरत जो देखी है वो कागज़ पे थी, इसलिए हमारे लिए किताब का मतलब कागज़ी किताब बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है जी। उससे पीछे चला जाए, जब कागज़ नहीं था तब भी किताब की कोई शक्ल तो मौजूद थी। अच्छा, अब जो नई शक्लें आ रही हैं डिजिटल फॉर्म में, इसको भी हम किताब ही कहेंगे। तो लिहाजा ये कहना कि डिजिटल बुक आने से किताब की अहमियत ख़त्म हो गई, तो ये कुछ मुनासिब, इसको रीफ्रेज़ करने की ज़रूरत है। यानी किताब की वो हैयत बदल गई या फॉर्म बदल गया, मीडियम बदल गया, लेकिन किताब एक किताब की हैसियत से तो कल भी थी, आज भी है और आइंदा भी रहेगी।
अब आ जाइए, आपका जो सवाल जो असल में था वो कागज़ी किताब के बारे में था। जी, ऐसे ही। तो जो कागज़ी किताब है, अभी तक की जो सूरत हाल है, अगर आप पाकिस्तान को तो एक साइड पर रख दीजिए, दुनिया भर में कागज़ पे छपने वाली किताब का छपना, बिकना और पढ़ा जाना अगर बढ़ा नहीं है तो कम भी नहीं हुआ। एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए हमारे जहन में। आगे क्या होता है वो अभी मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फ़िलहाल तो सूरत हाल यही है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या हुआ, यानी कि हमारे पाकिस्तान में आप यूँ कहिए कि ये जो नया समाज है आज का, इसका और किताब के ताल्लुक़ की जो डायनेमिक्स हैं वो बदली तो हैं, लेकिन उस बदलने का ये मतलब नहीं है कि किताब ख़त्म हो गई, डूब गई, मर गई या ख़त्म हो रही है। ऐसा नहीं। एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में तो ऐसा है, लेकिन उसके बरक्स कुछ और सेगमेंट्स हमें ऐसे नज़र आते हैं जहाँ पे ये चीज़ पैदा हो रही है या बढ़ रही है पहले से। और सबसे बड़ी बात, बड़ी अजीब सी बात यह है कि सोशल मीडिया के आने से जहाँ बहुत से लोगों ने, किताब पढ़ने वालों ने किताब को पढ़ना छोड़ दिया और अपना जो इनपुट है वो यहाँ से लेने लगे हैं, वहाँ पे ये भी हुआ है कि एक हल्के के लिए किताब रिवाइव भी हुई है। यानी आप ये देखिए कि पिछले 5-10 सालों में जब से सोशल मीडिया पे उर्दू फ़ॉन्ट दस्तयाब हुआ और आम हो गया, लिखने वालों की तादाद भी बढ़ी है, और एक पूरा समाज का ऐसा तबका जिसमें बहुत बड़ी तादाद हमारे उन लोगों की है जिनको आप दीनी मदारिस के तलबा कहते हैं, जो लाखों की तादाद में मौजूद हैं, या छोटे शहरों में रहने वाले वो लोग जिनकी बिलअमूम किताब तक रसाई नहीं होती थी या किताब के बारे में उनको इल्म नहीं होता था। तो डिजिटल मीडिया के आने की वजह से उनको किताब, बहुत सी किताबें, बहुत से मौज़ूआत, बहुत से मुसन्निफ़ीन, उनके बारे में आगही हुई। एक क्लिक पे दस्तयाब है सर। दस्तयाबी को तो अभी छोड़िए, उनके बारे में आगही हुई। मुख्तलिफ़ जगहों पे जिक्र होता है, किसी मौजू पे बात हो रही है, कोई पोस्ट है, कमेंट्स हैं, उसमें हवाला आता है, तो उसके नतीजे में एक तो उनको पता चलता है अच्छा ये भी कोई किताब है, फिर वो उस किताब की खोज करते हैं। खोज करने की सूरत में कहीं ना कहीं उनको मिल जाती है और घर पे डिलीवर भी हो जाती है। महंगी सस्ती अलग बात है, उसको साइड पे रखिए। तो उसके नतीजे मैंने ये देखा कि बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो मार्केट से गायब हो चुकी थी, वो बहुत से पब्लिशर्स ने रीप्रिंट की हैं उनकी डिमांड की वजह से, और वो डिमांड सोशल मीडिया की वजह से क्रिएट हुई है। ऐसे ही तो आप ये देखिए कि इस हवाले से किताब रिवाइव भी हो रही है एक तरफ। फिर बहुत से मौज़ूआत पे जब बात हो रही होती है, और चूँकि सोशल मीडिया ग्लोबल मीडिया है, तो आलमी सतह पे उन मौज़ूआत पे क्या गुफ्तगू हो रही है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या लिख रहा है, वो चीज़ें जब हमारे आम पढ़ने वाले तक पहुँचती हैं तो उनके अंदर एक तलब पैदा होती है कि यार वो किताब हम तक भी पहुँचे। और बेशतर लोग अगर अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो उर्दू में आए। जब डिमांड क्रिएट होती है तो आप देखें पिछले 5 सालों में जितने आलमी कुतुब के उर्दू में तराजिम हुए हैं वो शायद पिछले 25-30 साल में नहीं हुए। उस तर्जमे का मायार क्या है उससे कता नज़र, किताब महंगी है सस्ती है उसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन ये अमल जिसका आगाज़ हुआ है ये तो खुश आइंद है ना इल्म की दुनिया में और किताब की दुनिया में। तो ये पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट भी हुआ है। तो ये एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ डायनेमिक्स हैं, मुख्तलिफ़ ट्रेंड्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। कहीं पे कुतुबीनी कम हुई है और कहीं पे बढ़ी भी है। फिर दूसरी बात है कि बुनियादी हवाला जिसको आप कहते हैं ना, वो बहरहाल किताब ही बनती है, पढ़ने के लिए भी और कहीं रेफरेंस देने के लिए भी। PDF जिसको आप कह रहे हैं, PDF का गुलगुला बहुत ज़्यादा है, शोर बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपके या मेरे मोबाइल में 150, 200, 1000, 500 किताबें डाउनलोडेड मौजूद भी हों, लेकिन आप यकीन जानिए उसको पढ़ने वाले किताबी कागज़ की निस्बत शायद 5% भी नहीं होंगे। सही। तो वो हवाले के तौर पे कहीं तो शायद वो एक सफ़ा को देख के या कोई वो जो एकेडेमिया है वहाँ पे वो एक बनता है, स्कोप बनता है, वो इस्तेमाल भी होता है। लेकिन एक आम कारी जो किताब पढ़ना चाहता है उसके लिए आज भी कागज़ी किताब की अहमियत तकरीबन वही है जो आज से पहले। वाह वाह वाह, आपने बहुत खूबसूरत बात की है। जो कागज़ हमारा है ना, जिसको बुक पेपर कहते हैं, वो थोड़ा सा मटियाला होता है जी, ऑफ वाइट। अच्छा, और जो स्क्रीन पे पढ़ते हैं उसके पीछे ल्यूमिनर लाइट होती है। ल्यूमिनर लाइट आँख की पुतली को छोटा कर देती है और आपको पढ़ने में अजियत होती है। हमेशा रीडिंग जो है वो रिलीफ देती है, लेकिन PDF पढ़ने में आप थोड़ी देर में थक जाते हैं, आंखों पे स्ट्रेन आता है। इसलिए ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आपने किताब पढ़नी है तो PDF पढ़ लेंगे, 1-2 पेजेस पढ़ लेंगे, 10 पेजेस पढ़ लेंगे, लेकिन वो किताब जो सराहने रखने का रवाज था
वो किताब जिसके पास है वो उसको सफ़ा मोड़ के बुक मार्क लगा के वो रखता है और दोबारा वहीं से शुरू करके उसको मुकम्मल करके ख़त्म करके कागज़ी किताब का जो लम्स है ना, और जो आपका उसका हाँ बसरी ताल्लुक़ है, हाँ जी। उसका कोई मुतबादिल अभी तक नहीं है। वाह, बहुत अच्छा है। तो किताब मेलों का फैशन कम हो रहा है या बढ़ रहा है, क्या है? देखिए, ये कमर्शियल एक्टिविटी है, बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, और इसकी वजह से किताबों तक आम लोगों की रसाई भी बढ़ रही है, और इसका मैं समझता हूँ ये मुस्बत है। ये लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर होता है लाहौर में, और उस पे जो काउंटर लगा हुआ होता है कि कितने लोगों ने शिरकत की, 5 दिन का शो और 7 लाख लोगों ने शिरकत की, तो उससे हैरत होती है। जी बिल्कुल। बच्चे कितना ज़्यादा किताबें ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं बड़ों की निस्बत। मुझे एक तजर्बा हुआ, मेरे बेटे ने कहा जी, छोटा सा था, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता हुआ, कहता अबू कुछ पैसे थे, मैंने बुक्स ख़रीदनी है। मैंने उसे 10,000 रुपये दे दिया। वो थोड़ी देर बाद दोबारा आ गया कि पैसे कुछ और चाहिए। हाँ सर, ये एक ट्रेंड है, ये एक अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल। अब आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लाहौर तशरीफ़ लाए और हमारे साथ इतना खूबसूरत सेशन किया।